दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से एक दूसरे से टकराने वाले हैं। गहमा-गहमी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से उम्मीदवार के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र में गूंज रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना किसे वोट करे। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है, अहम है, क्योंकि इन दो पार्टियों के वोट जो है वो बहुत ज्यादा निर्णायक होने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी किसकी तरफ है, अब इसका इशारा मिल चुका है। जी हां दोस्तों, पूरी खबर डिटेल से बताता हूं, क्योंकि मामला अब साफ कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। इसकी घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार यानी कि 19 अगस्त को की। इस मौके पर विपक्षी दलों ने, जो विपक्षी दल के अन्य नेता है वो भी मौजूद थे वहां। शरद पवार की एनसीपी से शरद पवार खुद मौजूद थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी से शिवसेना के जो सांसद है, नेता है, राज्यसभा सांसद संजय राउत, वो भी मौजूद थे। इससे साफ है कि शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी सभी सांसद रेड्डी का समर्थन करेंगे। बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा। हालांकि संख्या बल के मुताबिक राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, वहीं बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी अस्मिता की याद दिलाते हुए शरद पवार और उद्धव ठाकरे से राधाकृष्णन को समर्थन देने की अपील की थी। उन्होंने सोमवार यानी कि 18 अगस्त को मुंबई में कहा कि राधाकृष्णन मुंबई में पंजीकृत मतदाता है और पिछले साल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने यह अपना वोट डाला था यहाँ पे, और वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे तो इसमें उल्लेख करेंगे कि वे मुंबई से पंजीकृत मतदाता है। यह महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी जैसी राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करती हैं, उन्हें राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर जो मराठी अस्मिता और जो तमाम चीजें हैं वो एक सियासी दाव खेला। अब बता दें कि शिवसेना यूबीटी के पास लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 2 सांसद हैं। वहीं शरद पवार की एनसीपी की बात करें तो लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 2 सदस्य हैं। 781 सांसदों वाले निर्वाचन मंडल में एनडीए को कम से कम 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। बहुमत का आंकड़ा 391 है। जगदीप धनखड़ ने अचानक 21 जुलाई को जो इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये तमाम प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। हालांकि अभी तक जगदीप धनखड़ से जुड़ी हुई खबरें लगातार आ रही हैं, लगातार जो है वो सुर्खियां बटोर रही हैं। अब 9 सितंबर को दोस्तों फिलहाल वोटिंग होगी और उस दिन निर्णायक फैसला जो है वो लिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति जो है वो कौन बनने जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बीजेपी की तरफ से जो है वो मनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मीटिंग बुलाई गई थी सुदर्शन रेड्डी को लेकर के, उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की मौजूदगी, शरद पवार की मौजूदगी साफ दर्शाती है कि दोनों पार्टियों का जो समर्थन है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, सुदर्शन रेड्डी के साथ है, और ये दोनों पार्टियां जो है फिलहाल उन्हीं को वोट करने जा रही हैं। फिलहाल अभी तक तो ऐसा दिख रहा है। भले ही देवेंद्र फडणवीस मराठी अस्मिता और मराठी की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में पंजीकृत है उसकी बात कर रहे हो, लेकिन जो मीटिंग थी, जिस तरीके से जो हाव-भाव है उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के, वो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि संजय राउत का भी बयान आया था, और क्योंकि संजय राउत आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनका एक बयान आया था। इसी कड़ी में बढ़ाते हुए आप बता रहा हूँ, क्योंकि इसी कड़ी में उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है वो चाह रही थी कि निर्विरोध और बिना मुकाबले के जो है उनका जो उम्मीदवार है कृष्णन साहब, वो जो है उपराष्ट्रपति बन जाए। लेकिन संजय राउत ने कहा कि हम लड़ेंगे और मुकाबला होगा, निर्विरोध नहीं होगा, मुकाबला होगा, कड़ा मुकाबला होगा, और जो जीतेगा वो उपराष्ट्रपति बनेगा। और इसीलिए इंडिया गठबंधन पूरे जोर शोर के साथ में इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं सुदर्शन रेड्डी को। अब 9 सितंबर को मालूम चलेगा कि आखिर क्या होने वाला। वैसे 9 सितंबर आपको बता दें दोस्तों, सितंबर का महीना देश की सियासत में काफी कुछ बड़ी खबर के साथ आ सकता है, क्योंकि तमाम जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी में सितंबर के महीने में कुछ बड़ा हो सकता है। साफ तौर पर इशारा पीएम मोदी को लेकर भी दिया जा रहा है। वहीं मोहन भागवत भी सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं, और इससे पहले आपने देखा था कि मोहन भागवत ने अपने स्पीच में जब वो संबोधन करते तो उन्होंने कहा था कि जब आप
75 के हो जाएँ तो रिटायरमेंट की एज हो जाती है, शॉल ओढ़ना चाहिए और बाकियों को मौका देना चाहिए। कुछ इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, इसको कि ये जोड़ के देखा जा रहा था कि मोहन भागवत ने ये बात अपने लिए कही थी सितंबर के महीने में या किसी और के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं। तो कई सारे जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर या आरएसएस के साथ में या आरएसएस के भीतर कुछ ऐसे बदलाव या चेंजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसी खबरें आ सकती हैं जो कि देश की सियासत में कुछ बड़ी खबर हो सकती है। तो ये बातें भी लगातार चल रही हैं। हालाँकि फिलहाल मामला इन दिनों देखा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेके गरमाया हुआ है। दोनों तरफ से जो कैंडिडेट हैं उनके नाम आ गए हैं। अब ये तो चुनाव हो जाएगा सितंबर में। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि राहुल गांधी जो आजकल बिहार गए हुए हैं, उनके भी ज़िक्र करना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया गठबंधन नेता प्रतिपक्ष है। उपराष्ट्रपति के चुनाव तो हो जाएँगे, लेकिन बिहार के चुनाव क्या होंगे? क्योंकि जिस तरीके से माहौल है, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से विरोध कर रहा है चुनाव आयोग का, क्या चुनाव आयोग बिना सबूत दिए या जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उस रवैये के साथ, क्या इंडिया गठबंधन के नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या वो चुनाव इंडिया गठबंधन जो है अपने नेता उतारेंगे? बड़ा सिचुएशन इस समय अजीब-सा लग रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है दोस्तों और महाराष्ट्र में भी निकाय चुनाव है यहाँ पे और महाराष्ट्र में भी कई सारी चीज़ें होनी हैं, अभी हाल-फिलहाल में 3 साढ़े 3 महीने में। तो ये जो सितंबर के बाद के महीने हैं 2 ढाई महीने, ये भी बहुत जो है वो ज़रूरी होने वाले हैं, खास तौर से 2 महीने। तो ऐसे में हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी कि चुनाव आयोग को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के कि क्या फैसले हो रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो सबूत देने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। अपनी बातों पर वो अड़ा हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हलफनामा दीजिए, नहीं तो माफ़ी माँगिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हम क्यों दें, डेटा तो आपका है, हम हलफनामा क्यों दें। उसी पर देखा जाता है कि अखिलेश यादव जो है वो प्रिंट आउट निकाल के लेके आते हैं और सबके सामने दिखाते हैं कि देखिए हमने हलफनामा दिया था, उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो हलफनामा देने पर जब कुछ नहीं होता है तो चुनाव आयोग क्यों कह रहा है कि हलफनामा दीजिए? अखिलेश ने उनकी भी पोल पट्टी खोली कि हमने हलफनामा दिया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जो खींचतान मची हुई है दोस्तों, ये काफ़ी निर्णायक मोड़ पर पहुँच सकती है आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव आयोग पे भी लगातार दबाव बनता चला जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जो पदयात्रा उन्होंने निकाली है, जो यात्रा निकाली है, अगर ये धीरे-धीरे और ज़्यादा जन सैलाब उमड़ता चला गया, जन आंदोलन में तब्दील होता चला गया, तो काफ़ी कुछ चीज़ें और बड़ी हो सकती हैं और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं बिहार से, हालाँकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं, लेकिन चुनाव में कितने कन्वर्ट होंगे? गोदी मीडिया कह रही है कि ये भीड़ जो है वो वोटों में कितना कन्वर्ट होंगे, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रही है, सब कुछ तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो देख कर के समझ में आता है कि जो चीज़ें दिख रही हैं, वो एज़ इट इज़ वो चीज़ें दिख रही हैं। और मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो है चीज़ों को आगे लेके जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा बीजेपी को डैमेज पहुँचा सकती है चुनाव में। ये बहुत ज़्यादा जो है चुनाव आयोग को मुसीबत में डाल सकती हैं, प्रेशर बना सकते हैं और अभी तो आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी चुनाव आयोग को जो बातें कही गई हैं, उस पर अभी चुनाव आयोग क्या करेगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी खबर आएगी वो निकाल के हम आप तक लेकर के आएँगे और आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो जब अपलोड होगी उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।